अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे। अगर आपको वो कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज है, आप खुद भी जानते होंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक वास्ट चैप्टर है और ये भी कह सकते हैं इट्स नॉट ओनली अ चैप्टर, इस पे बुक्स लिखी जाती हैं। तो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इस रिलेटेड एक टॉपिक है, मतलब सिलेबस में ये भी इंक्लूडेड है। तो आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आए हैं, आप बने रहें। तो करते हम अपना पहला ही क्वेश्चन। वेरिएंस एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड अंडर विच टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। आपको पूछा गया है कि जो ये वेरिएंस एनालिसिस है ना, ये किस कॉस्ट की टेक्निक में हम यूज़ करते हैं। क्या ये मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे ना, मार्जिनल कॉस्ट होता है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम डील करते हैं वेरिएबल कॉस्ट्स के साथ, ये तो नहीं आएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी नहीं आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग आता है जब एक प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है तो वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस यूज़ आती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ द राइट आंसर। अब ये वेरिएंस एनालिसिस मतलब क्या, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम पहले स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब हमारा कॉस्ट आना चाहिए एक प्रोडक्ट में जैसे 100, लेकिन एक्चुअली हम देखते हैं जब हमने प्रोडक्ट को बनाया हमारा कितना कॉस्ट आया इस पर। फॉर एग्जांपल उस पर 110 आया। अब आप मुझे बोले ये अच्छी बात है कि बुरी बात। हमने अपनी तरफ से स्टैंडर्ड्स बनाए थे, अपनी तरह से सोचा था कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें 100 रुपये आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब हमने वो प्रोडक्ट बनाया वहाँ पे 110 आए हैं। 10 हमारी वेरिएशन है, 10 हमारी डिविएशन है फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, इसे कहते हैं वेरिएंस। हम देखते हैं वेरिएंस कितनी है, डिविएशन कितनी है, फिर उसी के हिसाब से हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। सो वेरिएंस एनालिसिस इज डन अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इन प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स। आपको बोला गया, आप मुझे बोले इन प्रोसेस जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो क्या वहाँ से पहले क्या हो जाता है, पहले रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है, फाइनली ये फिनिश्ड गुड बनता है, फिर इसको मार्केट में बेचते हैं। लेकिन बोलते हैं जब हम रॉ मटेरियल को लाते हैं ना, प्रोसेस में जो ये कन्वर्जन कॉस्ट लगता है ना, इसे क्या बोलते हैं। हम किसकी कन्वर्जन कॉस्ट देखेंगे, जो रॉ मटेरियल लाया ना, ये लाया रॉ मटेरियल, हाँ प्रोडक्ट किससे बनता है, वो हवा में बनेगा, वो रॉ मटेरियल का बनता है। इसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में जो भी एक्सपेंस लगेगा जब तक ये फिनिश्ड गुड्स ना बन जाए, तब तक जो इसको कन्वर्जन में ट्रांसफॉर्मिंग में जो कॉस्ट लगेगा उसे बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। मेरी एक बात आप याद रखेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमें तो इसी मटेरियल का देखना है ना, इसको ट्रांसफॉर्म करने में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा लगेगा। आप समझे मेरी बात। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा डायरेक्ट लेबर, क्योंकि लेबर ही है ना जो इसको शेप देता है, फिर क्या बनाना होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा। वो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, वो तो ज़रूरी मशीन को डालने होते हैं। इनडायरेक्ट लेबर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स इसमें एक्सपेंस आएंगे लेकिन डायरेक्ट मटेरियल के बगैर। अब आप खुद ही आंसर करेंगे। पहला है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ये पहली गलत है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। दूसरी ऑप्शन है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द राइट आंसर। क्योंकि हमने बोला ना इसमें डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप समझे मेरी बात। कन्वर्जन कॉस्ट देखते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनाने में क्या कन्वर्ज कॉस्ट आएगा। सो दिस इज़ द राइट आंसर। यहाँ देखिए आप, एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू। बोलते हैं
EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं EOQ। अगर आपको फुल फॉर्म आएगी ना, EOQ की क्या फुल फॉर्म है, वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसने बोला यहाँ पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एब्रीविएशन की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके लिए क्या ट्रू है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, द कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट, द परचेज प्राइस इज मिनिमम। पहले मैं आपको बोलूँगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमें ये समझाया जाता है कि आपका कैरिंग कॉस्ट आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट के जब बराबर होता है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे बोलते हैं मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्ट। हाँ, अब ये क्या होता है कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपको पता है एक कंपनी है ना, वो रॉ मटेरियल पहले खरीदती है ना, अपने घर से रॉ मटेरियल नहीं निकलता किसी को। रॉ मटेरियल को खरीदने में इसको क्या करना होता है, इसको पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। कोई फ़ोन पे बोले, कोई ईमेल करे, कोई कुछ करे, कोई पोस्ट ऑफिस से कोई लेटर भेजे कि हमें 5000 मीटर टन्स क्लॉथ चाहिए। पहले ऑर्डर जाता है कि आप बोलते हैं 5000 मीटर टन चाहिए, एक मतलब जहाँ से आपको रॉ मटेरियल सप्लायर से जहाँ आपको लाना है ना रॉ मटेरियल, सप्लायर को उसी टाइम बोलेंगे, उसी टाइम उसको अवेलेबल होगा नहीं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता भी लगता है रॉ मटेरियल को पहुँचने में। हम पहले ऑर्डर देते हैं, हम बोलते हैं उसको 5000 मीटर टन हमें चाहिए। आया समझ में। फिर ऑर्डर जब पहुँचता है, आप मुझे बोलिए, आप कुछ ऑर्डर करते हैं किसी से, मतलब किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, आपको नहीं डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, आप मुझे बोलें लगते हैं। वैसे ही होता है जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है। जैसे आपको बोलेंगे 1 रुपीज़ लगेगा आपको पर यूनिट। ऐसे आप मुझे बोले आपने 5000 टन्स लगाए, इसको 1 करना है मल्टीप्लाई, आप देखिए खुद ही वो कितना आएगा, या 0.5 कितना होगा आपका वो ऑर्डरिंग कॉस्ट। वैसे ही जब आपको फिर रॉ मटेरियल आता है ना अपने मतलब कंपनी में, आपको उसको कमरों में रखना पड़ता है जहाँ पे आप स्टोर करते हैं इस रॉ मटेरियल को। आप मतलब इसको बिखेर के रखेंगे। वो कमरे हैं ना, वहाँ पे आपको रेंट पे करना होता है। किसी को कोई रेंट बेसिस पे लेता है, किसी को अपना नहीं होता है, या उसके बाद भी अगर अपना भी होता है तब भी देखते हैं मतलब इसने कितनी जगह ली, कितना कॉस्ट इस पे जा रहा है, इसको हैंडलिंग कॉस्ट लगता है, कोई इसको क्लासिफिकेशन करेगा। तो आपको बोला गया है आप वो ऑर्डर करो, आप वो लेवल ऑर्डर करो जहाँ पे आपका कैरिंग कॉस्ट बराबर हो ऑर्डरिंग कॉस्ट को, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब ये है कि अगर आपको इस महीने 1000 यूनिट्स की ज़रूरत है रॉ मटेरियल, आप ले लो 1000 ही, आप मत ले लो पहले 5000। तो आपको देखो आपको कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पे करना है, आपको कितना कैरिंग कॉस्ट भी पे करना है। इसीलिए माना जाता है वो कंपनी सबसे अच्छी हैं जो एज़ पर द रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल को खरीदती हैं। उनका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ठीक रहता है, कैरिंग कॉस्ट भी ठीक रहता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट। यही मिनिमम लेवल है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ देखिए आप, व्हेन अ डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन अ मंथली फिक्स्ड सैलरी द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बोला गया, आपको तो पता ही है एक कंपनी में है ना, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब वर्कर की बात है, उसको मंथली सैलरी देती है कंपनी, उसको मंथली सैलरी फिक्स्ड, लेकिन ये फिक्स्ड है। आप बोलिए नीचे गए ऑप्शंस में क्या ट्रू है, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में आपको जवाब देना है। देयर इज़ नो आइडल टाइम लॉस्ट, देयर इज़ नो आइडल टाइम कॉस्ट, ये कॉस्ट की बात है, ये लॉस्ट की बात है, ख्याल रखें आप। आइडल टाइम कॉस्ट इज सेपरेटेड एंड ट्रीटेड एज ओवरहेड, द सैलरी इज फुली ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। आप मुझे बोलिए, आपको पता है हर कंपनी में आइडल टाइम रहता है, कोई दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बोलेगी आइडल टाइम नहीं है। अब आइडल टाइम क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय बैठा हुआ होता है उस टाइम वो काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हुआ, अभी इसको काम करना था, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हुआ, मतलब मशीनरी में कुछ खराबी आई। जब तक वो मशीन ठीक ना आए एक वर्कर काम कैसे करेगा। तो जो ये टाइम, जिस टाइम में ये मशीन बैठ गई, वर्कर भी बैठा, कोई काम नहीं हुआ,
तो इसे बोलते हैं आइडल टाइम। और ये किसी भी कंपनी में हो सकता है, ये नहीं आप और हम लंच टाइम होता है तब भी क्या होता है, तब भी वर्कर बैठे हुए होते हैं लेकिन वो कंपनी के प्रीमिसेस में होते हैं, दैट्स आइडल टाइम। लेकिन अब क्या है, देखो अगर ये वर्कर है ना, इसको बोला गया है, किसी कंपनी को आइडल टाइम पे पेमेंट भी करनी पड़ती है, उसी को कहते हैं आइडल टाइम पे जो वर्कर बैठा है किसी वजह से उसको उसका कॉस्ट भी पे करना होता है, मतलब उसको उस घंटे की भी सैलरी देनी पड़ती है। ऐसे समझाऊंगी। आपको बोला गया है कि आपको 1 मंथ के बाद, फॉर एग्जांपल आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बोला गया है 1 मंथ के बाद आपको 30,000 की सैलरी मिलेगी। आप मुझे बोलिए, किसी दिन काम ज़्यादा भी हो सकता है, किसी दिन काम कम भी हो सकता है। हाँ, आपको फाइल्स के साथ डील करना है, रिकॉर्ड रखना है, फाइनेंस के रिलेटेड वो ये, लेकिन किसी दिन आपको ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किसी दिन कम। आप मुझे बोलिए, अगर आप किसी दिन कम करेंगे रिकॉर्ड, मतलब वही से काम ही कम था, या कंप्यूटर किसी दिन ख़राब हो गया, कंप्यूटर या कुछ हो गया, हालात ख़राब हुई, कंप्यूटर टूट गया, वो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है वो जल गया, वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं आ रही है, आपको बोलेंगे इस महीने में अब आपको 27,000 ही देंगे? नहीं, क्योंकि आपको पहले ही बोला गया कि आपकी सैलरी फिक्स्ड है। इस टाइम हम आइडल टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे। आइडल टाइम का जो कॉस्ट है ना, उसका पैसा हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला है आइडल टाइम तो वो बिल्कुल है, आप बैठे थे, आपने काम नहीं किया, आइडल टाइम तो वो पहले होता है, आइडल टाइम हर एक कंपनी में होता है, लेकिन आइडल टाइम कॉस्ट आपको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। आया आपको समझ में? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट। आइडल टाइम लॉस्ट तो है, आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आइडल टाइम लॉस्ट ये तो नहीं आएगा, आइडल टाइम कॉस्ट इज सेपरेटेड एंड ट्रीटेड एज ओवरहेड ये भी तो नहीं आएगा, द सैलरी इज फुल्ली ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड ये भी तो नहीं आएगा। ट्रू इस केस में जब फिक्स्ड सैलरी हो, इस केस में ट्रू बनता है देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट, क्योंकि आपकी सैलरी ऑलरेडी फिक्स हुई थी। आया आपको समझ में? दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर CAS 10। CAS मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10, उसके हिसाब से आप नीचे दिए गए ऑप्शंस में बोले डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जाम्पल कौन सी है। मींस हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, उसमें भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें, कैसे हम बैलेंस शीट को बनाएं, कैसे हम रिपोर्ट व्यू करें, मतलब एक गाइडलाइंस होती हैं। ये ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी स्टैंडर्ड्स बने हैं, उसमें आपको पूछा गया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल की एग्जाम्पल नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सी है। तो देखते हैं, स्पेशल रॉ मटेरियल विच इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। रॉ मटेरियल तो पहले डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, ये डायरेक्ट मटेरियल है। हाँ, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तीसरी ऑप्शन देखते हैं, ओवर टाइम चार्जेस पेड टू द डायरेक्ट वर्कर टू कंप्लीट वर्क बिफोर टाइम। हमने वर्कर को पेमेंट दी है ताकि ये कंप्लीट अपनी वर्क को करे, उसे कहते हैं डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस। डायरेक्ट लेबर उसे कहते हैं, जो लेबर को पैसा मिलता है ना, उसे डायरेक्ट लेबर कहते हैं। कैटलॉग ऑफ प्राइसेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उनका कॉस्ट प्राइस उन्होंने दिखाया, मतलब कैटलॉग प्राइस फिनिश्ड गुड्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू द साइट, जब हमें साइट तक लेना पड़ता है ना कुछ, साइट यहाँ पे कौन सी साइट है, जो हमारी कंपनी होगी, रॉ मटेरियल को साइट तक लेना है, जो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस उस पर आएगा ना, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप समझे मेरी बात? यहाँ देखें, क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। किसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं कहा जा सकता? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आप क्या समझते हैं? ओवरहेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पहले है इनडायरेक्ट, ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट, ये आप समझते हैं ना, ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट मटेरियल, इसमें आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आएगा। इसने बोला कौन सा इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है, नॉट, मतलब जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ही नहीं। ल्यूब्रिकेंट्स अगर हम देखें ये तो हैं, ये तो पहले ही हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल ही बन जाता है। कॉटन वेस्ट ये तो बिल्कुल है। नाइट शिफ्ट, आप पहले इस वाले ऑप्शन को देखेंगे, आपको पहले देखेंगे अपॉर्चमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, पहले इस वाले ऑप्शन को देखेंगे। आपको बोला गया है कि ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स हैं। अब मैं इस पॉइंट को आपको ऐसे समझाऊंगी, ये आपको बिल्कुल समझना है, बहुत ज़रूरी। कुछ ओवरहेड्स होते हैं या कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हर डिपार्टमेंट में एलोकेट करना पड़ता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी। एक वर्कर है, वो अपनी जगह काम करता है, किसी जगह मटेरियल है, मटेरियल अपनी जगह लगता है, किसी जगह हमें ऑयल ग्रीसिंग करनी है, वो अपनी जगह लगती है, अपने अपने लेवल का एक्सपेंस है। लेकिन एक सुपरवाइज़र होता है ऑल इन वन, वो रॉ मटेरियल को भी देखता है, ज़रा ये ठीक से इन्होंने बनाया, वो फिनिश्ड गुड्स को भी देखता है, वो लेबर्स को भी चेक करता है ये ठीक चल रहे हैं, वो सेल्स डिपार्टमेंट में भी जाता है क्या वो लोग ठीक सेल कर रहे हैं, वो हर चीज़ का ख्याल रखता है। वो ऑफिस में भी जाता है, वो गोडाउन में भी जाता है कि हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं। अब आप मुझे बोलिए, अगर इसको हमने 1 लाख की सैलरी दी, क्या हम इसको फैक्ट्री एक्सपेंस में डालें, सेलिंग एक्सपेंस में डालें, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में डालें, गोडाउन के एक्सपेंस में डालें? मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन अगर इसको डालेंगे ना एक ही हेड में, सारे उठाएंगे क्लैशेस, बोलेंगे कैसे, इसने हर जगह काम किया है। चलो अगर हम 5 डिपार्टमेंट्स हैं, इसने 5 डिपार्टमेंट्स के लिए काम किया, तो सब में डालो 20-20 हज़ार, किसी को गिला ही नहीं होगा। या एज़ पर द वर्क, जितनी इसने काम की उसके हिसाब से रेशो निकालो, चाहे किसी का फिर 5,000 बने, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 50,000। तो ये वैसी बात है, ये एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आएगा, ये वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इसका एक पार्ट है ना, जो इसका एक पार्ट है ना, वो इसमें भी ऐड होगा। मैंने आपको बोला ना, अपॉर्चमेंट है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये एडमिनिस्टर कर रहे थे, ये चला रहे थे, देख रहे थे, तो इसका एक पार्ट चाहे कम जाए ज़्यादा जाए वो इसमें जाएगा, तो ये आएगा इसमें। हाँ, हमें बोला गया है कौन नहीं आएगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस पे टू द फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू द जनरल प्रेशर, ड्यू टू द जनरल वर्क प्रेशर। हमने एक वर्कर है, उसको हमने नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया है। शॉर्ट में, इतना नहीं है टेक्निकलिटी, आपको ऐसे रखना है यार, फैक्ट्री वर्कर हैं, ये कोई ऑफिस वर्कर नहीं है, ये कोई सेल्समैन नहीं था, ये फैक्ट्री वर्कर हैं जो डायरेक्टली मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं फैक्ट्री वर्कर्स। इसको मतलब कंपनी का ज़्यादा प्रेशर है। फॉर एग्जांपल अब ये 50,000 गुड्स बना रहे थे, इनको इतनी डिमांड आ गई, इनको बोला आप हमें अब 1,90,000 गुड्स बना के दो। अब आप मुझे बोलिए वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, उनको नाइट शिफ्ट भी लगाना पड़ेगा। बोलते हैं ना आजकल इतना काम है, आजकल इतने एक्सपेंसेस हैं, आजकल इतने एक्सपेंस हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको नाइट शिफ्ट भी लगानी है। उसमें जो हम पेमेंट करेंगे ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस, वो डायरेक्टली चार्ज होगा। आपको समझ आया? इसने यही बोला है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है इनडायरेक्ट लेबर, ये इनडायरेक्ट लेबर नहीं है, डायरेक्ट लेबर है। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया आपको समझ में? आपको आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एप्लीकेबल टू। पहले आपको समझना ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्ट किस में होता है, ये एक वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है। एक मेथड होता है, कॉस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें एक ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड लगता है। और ये कौन यूज़ करते हैं, ये सर्विस इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, उनमें ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज़ होती हैं। अलग अलग बिजनेस के रिलेटेड जिस बिजनेस का जो नेचर होता है ना, उसी के हिसाब से कॉस्टिंग भी लगती हैं। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, ये सर्विस इंडस्ट्रीज़ में लगती हैं। क्या लगती हैं? सर्विस इंडस्ट्रीज़ में। नीचे दिए गए ऑप्शंस में है हॉस्पिटल्स, सिनेमास, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। देखिए हॉस्पिटल्स भी सर्विस देते हैं, सिनेमास भी सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग भी सर्विस देते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यहाँ देखें,
क्वेश्चन है बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बैच कॉस्ट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? क्या पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेंगे, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनर क्लोथिंग, तो ऑयल रिफाइनिंग। पहले अगर हम देखेंगे ना, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में वो प्रोसेस वाइज जाता है, यहाँ पे प्रोसेस लगती हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। मैंने आपको बोला ना, एज पर द नेचर ऑफ द बिजनेस हम कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। अगर हम देखेंगे ना डिज़ाइनर क्लोथिंग है ना, डिज़ाइनर, वहाँ पे यूनिक ये डिज़ाइनर्स है, कोई आम क्लॉथ्स नहीं बनाते हैं एज पर द, आपको बोलते हैं ना हमने डिज़ाइनर के पास ये ड्रेस बनवाया है, वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। और डिज़ाइनर क्लॉथ वाले ना जॉब कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, जहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। आया समझ में? ऑयल रिफाइनिंग में क्या होता है? ऑयल रिफाइनिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग जाती हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग जाती हैं, इसमें भी बहुत सारी प्रोसेस आ जाती हैं। अब क्या बचा? अब बचा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में हम बैच कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। अब ये क्या हुआ? मतलब जब हम मेडिसिन को बनाते हैं ना, वो बैचेस में बनता है, एक एक लॉट बनता है, एक एक बैच बनता है। फॉर एग्जांपल इस बैच में हमें 500 सिट्रिप्स बनाने हैं, सिट्रिप्स, ये टेबलेट्स 500 सिट्रिप्स। फिर ये चला जाता है, फिर ये नया बैच स्टार्ट करते हैं, फिर ये चला जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बैच वाइज मेडिसिन में, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इज द राइट आंसर। अब आप यहाँ देखें, क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट येट सर्टिफाइड विल बी शोन। आपको मैं ऐसे समझाऊंगी। आपको बोला अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉस्टिंग में यूज़ किया जाता है, मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं ना, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट का एक अकाउंट बनता है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो आपको बोला गया अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, वर्क कंप्लीट हुआ है लेकिन उसको अभी नॉट येट सर्टिफाइड, अभी उसको सर्टिफाइड नहीं है, अभी वो सर्टिफाइड नहीं है, उसका क्या हाल होगा, उसको क्या करेंगे? पहले मैं आपको बोलूँगी, जो हम ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं ना, इसमें क्या होता है? इसमें डेबिट साइड में इसके हम एक्सपेंसेस डालते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आएगा। इसकी क्रेडिट साइड में जो हम पेमेंट लेते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शॉर्ट में, क्रेडिट साइड में होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और जो डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस आएगा, या प्रॉफिट हो जाएगा हमें कॉन्ट्रैक्ट पे, या लॉस, वो ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपको मैं बोलूँगी वर्क सर्टिफाइड क्या होता है। वर्क सर्टिफाइड होता है अगर हमने काम किया, फिर जो कॉन्ट्रैक्टी इंजीनियर है ना, वो उस काम को देखेगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो हमें सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफाइड वर्क करता है, हाँ ये काम कंप्लीट है, अब आपको इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लेकिन अगर हमने वर्क तो कंप्लीट किया, अभी ये इंजीनियर ने सर्टिफाई नहीं किया है, इसे बोलते हैं वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट येट सर्टिफाइड। आया समझ में? उसको हम डालते हैं जब ये सर्टिफाइड नहीं हुआ होता है ना, उसको हम डालते हैं उस टाइम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। अभी ये सर्टिफाइड नहीं हुआ है, हालांकि हमारी तरफ से तो कंप्लीट है, लेकिन इंजीनियर ने अभी इसको सर्टिफाई नहीं किया है, तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डालते हैं। नीचे ऑप्शन देखें, एट कॉस्ट प्लस 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट अंडर कंप्लीटेड वर्क, नहीं। एट कॉस्ट नोशनल प्रॉफिट लेस रिटेंशन, ये भी तो नहीं है कंप्लीटेड वर्क। एट कॉस्ट अंडर कंप्लीटेड वर्क, नहीं। इसको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ही डालते हैं जब तक ये इंजीनियर इसको सर्टिफाई ना करे। आया आपको समझ में? दिस इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, if an organization has all the resources if needed for production, then the principal budget factors is mostly likely to be। बोलते हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऑल रिसोर्सेज हैं नीडेड फॉर प्रोडक्शन, अगर इसको, अब शॉर्ट में आपको बोलूँगी, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको करनी है प्रोडक्शन, लेकिन इनका प्रिंसिपल बजट फैक्टर, जो इनको बजट बनाना है ना, ये किस बेसिस पे बनाएंगे? क्या ये नॉन एग्जिस्टिंग है, सेल्स डिमांड, रॉ मटेरियल और लेबर सप्लाई पे बनाएंगे? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेल्स बजट। देखो, अगर हमें प्रोडक्शन करनी है ना, हमें गुड्स बनाने हैं, पहले हमें सेल्स का पता होनी चाहिए कि हम कितना बोल रहे हैं, हम इतना बेचेंगे,
सेल्स डिमांड, या हम देखेंगे हमारी डिमांड कितनी है। पहले डिमांड या सेल्स को देखा जाता है, हम पहले डिमांड को देखते हैं, पहले सेल्स बजट बनता है। शॉर्ट में आप याद रखेंगे, अगर आपको बोलेंगे ना पहला कौन सा बजट बनता है ना, अगर हमें प्रोडक्शन करनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग, सबको लगता है पहले प्रोडक्शन बजट बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन बजट की बेस कौन डालता है? सेल्स बजट। आप बोलेंगे हम इस टाइम 50,000 की सेल करेंगे, आई मीन से 50,000 प्रोडक्ट्स की सेल करेंगे, तो 50,000 प्रोडक्ट्स को ही आप बनाएंगे, उसी के बुनियाद पे आप रॉ मटेरियल लाएंगे, मशीन्स लाएंगे, लेबर लाएंगे। तो ये ऐसा ही होता है, इसको आप ख्याल में रखें। सेल्स डिमांड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ देखें, क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज। हॉस्पिटल इंडस्ट्री की यूनिट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट यूनिट शॉर्ट में होता है, मतलब कॉस्ट को यूनिट में मेजर करना। हम मतलब अगर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, हम किस यूनिट्स में इसको मेजर कर रहे हैं। अगर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं किलोग्राम, वो भी एक यूनिट आता है, किलोग्राम बोलते हैं ना, किलोग्राम हमने दिया, वो भी एक यूनिट बनता है हमारा। आपको आया समझ में? किलोमीटर, ये भी एक यूनिट बनता है, किलोमीटर, पर किलोमीटर आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, पर किलोग्राम आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, पर पीस आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अब आप मुझे बोले कॉस्ट यूनिट ऑफ ए हॉस्पिटल इंडस्ट्री क्या होगा? टन होगा? नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। स्टूडेंट पर ईयर नहीं, किलोवाट पर ईयर नहीं, ये कोई पावर के साथ तो नहीं करते। यहाँ पे पेशेंट डे इज़ द राइट आंसर। इनका कॉस्ट, हॉस्पिटल का कॉस्ट यूनिट होता है पेशेंट डे। यहाँ देखें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। पहले मैं आपको बोलूँगी नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल में क्या आता है। नॉर्मल ना, नॉर्मल बोल रहे हैं, नॉर्मल लॉस क्या है? वेस्ट होता है नॉर्मल लॉस। आप वेस्ट को क्या करेंगे? आपको अभी एक जैकेट बनानी है, एक शर्ट बनानी है, आप उसमें जैसे, अब पता नहीं शर्ट में कितना जाएगा, 2 मीटर उसमें जाएगा क्लॉथ, उसमें आपको कुछ काटेगा भी, काटिंग वाटिंग में जाएगा, जैसे ही टेलर करता है उसमें वेस्ट, उसको कोई बोलता है आपने इसको क्यों काटा, इसको वेस्टेज क्यों लगाई, वो बोलेगा फिर क्यों आपको सिलवाना है। वेस्टेज तो नॉर्मल लॉस माना जाता है, नॉर्मल लॉस इज वेस्टेज। वेस्ट ना, वेस्ट और होता है स्क्रैप हमारा, और होता है स्पॉइलेज, और होता है डिफेक्टिव। ये 4 माने जाते हैं, ये हमारा नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है। इसके बगैर अगर हमारा कोई नॉर्मल लॉस है उसे कहते हैं, अगर इसके बगैर, आई मीन टू से इसके बगैर कोई लॉस हुआ उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। पिलिफरेज, चोरी हुई है, ये तो नॉर्मल लॉस है ही नहीं। चोरी हुई, ये कहाँ से नॉर्मल लॉस है? वेस्टेज था, स्क्रैप था, ये तो है ही नहीं, ये तो नॉर्मल लॉस है ही नहीं। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ, ये भी तो नॉर्मल लॉस है ही नहीं। लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, आपके पास, आपके हाथ में कोई गिलास की चीज़ थी, आपने केयर ही नहीं किया, वो टूट गया, वो कहाँ से नॉर्मल लॉस था? तो नन ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। ये सारे अबनॉर्मेलिटी में आएंगे, एबनॉर्मल लॉसेस में आएंगे। सो द राइट आंसर इज़ नन ऑफ दिस। आया आपको समझ में? आइडल टाइम इज, आप हमें बोले आइडल टाइम क्या है? टाइम स्पेंड बाय वर्कर, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन फैक्ट्री, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन ऑफिस, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन देयर जॉब। द राइट आंसर इज द टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क। मतलब आइडियल टाइम, यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं है। आइडियल टाइम वो टाइम है जब एक वर्कर काम नहीं करता है, जब वर्कर उस टाइम वो मतलब काम के साथ डीलिंग्स नहीं करता है, उस टाइम वो बैठा हुआ होता है, उसे कहते हैं टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क। ऑन हुआ, वो उसी जगह है, काम पे है, लेकिन वो काम पे नहीं होता। दिस इज द राइट आंसर। वेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको पूछा गया वेयर हाउस की एग्जाम्पल कहाँ पे आएगी, एक्सपेंस की एग्जाम्पल कहाँ पे आएगी? प्रोडक्शन ओवरहेड में, सेलिंग ओवरहेड में, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, नन ऑफ दिस। वेयर हाउस आता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, इसको आपको याद रखना है। जब तक हम सेल ना करें तब तक हम वेयर हाउस में अपने स्टॉक को रखते हैं, अनटिल वी एक्सपोर्ट और कुछ भी करें हम इसका, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। प्रोडक्शन में तो नहीं आएगा, सेलिंग में तो नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज द राइट आंसर। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ। आपको पूछा गया कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग किसका पार्ट है?
आपको पता है कॉस्ट मतलब अगर हमारा स्टॉक होगा ना, इसको दो तरह से अपनी कंपनीज में देखा जाता है। एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। एट द एंड हम क्या करते हैं, हम फिजिकली जाते हैं अपने गोडाउन में, वहाँ पे स्टोर में, वहाँ पे देखते हैं हमारा स्टॉक कितना बचा है। दूसरा सिस्टम होता है, उसे कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, दूसरा आता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें हम कंटिन्यूसली स्टॉक लेजर में स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। आपको यही पूछा गया है, स्टॉक कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस एनुअल। परपेचुअल मैंने आपको अभी बोला, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम दूसरा होता है स्टॉक रिकॉर्ड करने का, कंटिन्यूसली हम स्टॉक लेजर में, परपेचुअल होता है कंटिन्यूसली हम स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। आया आपको समझ में? सो यहाँ देखिए आप, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज। हमारा आइडल टाइम हुआ, आइडल टाइम बहुत तरीकों से होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको कंडीशन बोली गई है, हाँ हमारी कंपनी में तो आइडल टाइम हुआ, लेकिन वजह क्या थी? वजह थी हमारा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल को अभी मशीन में यूज़ करना था, लेकिन देख रहे हैं स्टोर में हमारे पास रॉ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक पीस भी नहीं रहा बचा है, 1 मीटर भी नहीं बचा है। तो इसको क्या करेंगे अगर ऐसी कंडीशन हो जाए? इस टाइम क्या करेंगे? चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, रिकवर्ड बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट, इग्नोर्ड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसको सीधे कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आया, इसीलिए हमारा कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम हुआ। इसमें कॉस्ट जो गया ना, इसमें जो टाइम गया ना, उसका हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट कितना बनेगा इसका। जैसे एक दिन एक वर्कर को पेमेंट करनी पड़ी, उसने कोई काम ही नहीं किया, अब जो पैसा हुआ ना, इसको डेबिट साइड में डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्योंकि इस टाइम ये सच में हमारा कॉस्ट बन रहा है, हमें रॉ मटेरियल कुछ नहीं रखा है जो जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए था। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। थैंक यू।